वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सेल्स ऑफ गुड एड के रिगार्डिंग आज हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट ही शायद वीडियो हमारी, एंड वी विल कंप्लीट ऑल द सेल्स ऑफ गुड एड इन दिस लेक्चर टुडे। आपके स्क्रीन के सामने जो चैप्टर हम लोग फोर्थ की बात करें, क्योंकि अप टू 3 चैप्टर हमने वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड दिस इज द फोर्थ दिस इज द 6th चैप्टर। 5 चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. This chapter is deal with the suit for breach of the contract. In case of any breach by any party, the suit can be maintainable under this chapter. Section 55 of this chapter, it deals with the suit for price. Suit for price. Definitely अगर हम बात करें प्राइस के लिए सूट फाइल करने की, तो it is the right of the seller. So seller may sue the buyer if he do not pay the price of the goods. As per the Bayret language is concerned, the screen in front of you, वहाँ पर लिखा है where under the contract of sale, the property in the goods has passed to the buyer. Property has been passed to the buyer, and the buyer wrongfully neglects and refuses to pay the goods according to the terms of the contract. When the good has been transferred under the sales of good act by the seller to the buyer, and अगर वो buyer wrongfully neglect कर रहा है, if he refuses to pay the goods, then as per the law the seller has a right to file a suit for the price, right, in the court, in the competent court. तो यहाँ पर सेलर का राइट है जी, ही हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट. तो ये इंपॉर्टेंट है. इफ़ ही फेल टू पे द एग्रीगेट अमाउंट टू द कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट टू द सेलर, देन द सेलर हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट टू द अगेंस्ट द बायर. सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 55 वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है. वहाँ पर लिखा हुआ है वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ डे सर्टन रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लिखा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, अगर चाहे सेलर गुड्स की डिलीवरी करे या ना करे, अगर एक सर्टन डे को बायर को पे करना था और अगर बायर फेल टू पे दैट अमाउंट ऑन दैट सर्टन डे, इन स्पाइट ऑफ कि डिलीवरी कब होनी है कब नहीं होनी, द सेलर हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर. तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी गुड्स की हुई है बायर को या नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. एंड द बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट और रिफ्यूज टू द पे सच प्राइस ऑन द डे व्हेन ही हैज़ टू पे द अमाउंट टू द सेलर. जो दिन तय हुआ था दोनों के बीच में, उस दिन अगर पेमेंट नहीं की बायर ने, इरिस्पेक्टिव की डिलीवरी कब होनी है, फ्यूचर डेट में होनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डिलीवरी तो बाद में हो जाएगी. अगर उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं गुड्स लेने गया हूँ, तो सेलर कहता है कि ठीक है आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, इस दिन को आप मुझे एडवांस पे कर दो, तो आई विल डिलीवर ऑल द गुड्स टू यू ऑन सर्टन डे. तो यहाँ पर अमाउंट क्या पहले डिलीवर करनी है, मुझे पहले अमाउंट पे करना है. तो इफ़ आई फेल टू पे द अमाउंट, तो दैट सेलर हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मी. ही हैज़ अ राइट. तो वहाँ पे लिखा है द सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑल्दो प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ नॉट बीन पास्ड टू द बायर. अभी गुड्स पास हुई नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दैट द सेलर हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड. देन सेक्शन 56 it deals with the damages for non-acceptance. Obviously non-acceptance, it is the duty of the buyer to accept the delivery of the goods. Whenever the carrier approaches to the buyer कि सर आपकी गुड्स मैं डिलीवर करने आया हूँ, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो उसको एक्सेप्ट करे. सो यहाँ पर 56 क्या कह रहा है कि वेयर द बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट, दैट मीन्स टू से कि बायर जो है वो रॉन्गफुली गुड्स को रिफ्यूज़ कर रहा है, जहाँ उसको निगलेक्ट कर रहा है कि मैं तो गुड्स लूँगा ही नहीं, एंड पे फॉर द गुड्स, और वो निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं गुड्स की पेमेंट भी नहीं करूँगा. तो सेलर जो है ही में सू फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. अगर डैमेजेस हुए हैं, डेफिनेटली डैमेजेस तो होंगे ही. अगर मैं आज गुड सेल कर रहा हूँ, इट अमाउंट टू 5,000 रुपीज़, एंड अगर इफ़ द बायर फेल टू एक्सेप्ट माई गुड्स ऑन दैट टाइम, अगर मैं फ्यूचर में उस गुड्स को सेल करता हूँ, हो सकता है कि इन फ्यूचर में वो मेरी 4,000 की सेल हो, 1,000 मुझे लॉस हो जाए, तो द सेलर मे सू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. अगर नॉन एक्सेप्टेंस के कारण सेलर को कोई डैमेजेस हुए हैं, तो इन सेक्शन 56 ही हैज़ अ
right to file a suit for the and claim the damages for non-acceptance. 57 section says that damages for non-delivery. 56, it is the duty of the buyer to accept the goods, and if he do not accept, he is liable. 57 is the duty of the seller to deliver the goods. If he do not perform his duty according to the contract, he is liable. तो ये इंपॉर्टेंट है. 56 में बायर लाइबल है, 57 में सेलर लाइबल है. अगर सेलर रॉन्गफुली निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि मैं डिलीवर नहीं दूंगा गुड्स को, गुड्स की डिलीवरी नहीं करूंगा, बायर को दूंगा ही नहीं, तो बायर है ही हैज़ अ राइट कि वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. अगर उसकी वजह से कोई डैमेजेस हुए, डेफिनेटली अगर मैं गुड्स परचेज करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये गुड्स मैं मार्केट में सेल करूँगा, मैं इतने की करूँगा. सपोज अगर मेरा एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5000 का, तो मुझे पता है कि मैं इन मार्केट में जो 5000 की मैं 7000 की सेल करूँगा, तो मुझे 2000 का लॉस हो रहा है. अगर वो ना पे डिलीवर करेगा, अगर सेलर डिलीवर नहीं करेगा तो मुझे 2000 का लॉस भी हो रहा है. तो वो लॉस मैं सेलर से क्लेम कर सकता हूँ. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. देन सेक्शन 58 में क्या लिखा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट गाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट in any suit for breach of contract to deliver specific or certain goods. breach of contract in any suit for breach of contract. यहाँ पर breach of contract हुई है to deliver specific or certain goods के regarding breach of contract हुई है, तो कोर्ट में if it think fit on the application of the plaintiff by its decree direct that the contract shall be performed specifically. कोर्ट स्पेसिफिकली ऑर्डर कर सकती है, डिक्री पास कर सकती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages. तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक रिलीफ है तो प्लेंटिफ के फेवर में जो कोर्ट है वो डिक्री सुना सकती है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट वो डिक्री होगी. तो यहाँ पर विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को ऑप्शन जो देने से मना भी कर सकती है कि आप गुड्स को रिटेन करके नहीं रख सकते. So on payment of damages के regarding, then this is an important thing कि the court के may refuse the to give any relief to the defendant and may order कि आप goods को retain करके नहीं रख सकते, you have to pass out the goods to the plaintiff. तो plaintiff यहाँ पर seller है. The decree may be unconditional होगी and upon such terms and condition as to the damages में damages के regarding भी conditions जो है वो कोर्ट फाइल जो वो मेंशन कर सकती है, पेमेंट ऑफ प्राइस के रिगार्डिंग मेंशन कर सकती है और अदरवाइज भी मेंशन कर सकती है. क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि वेन एवर द कोर्ट आस्क द डिफेंडेंट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ अगर कोई क्लेम कर रहा है तो गुड्स जो हैं वो रिटेन करके डिफेंडेंट नहीं रखता, उसको पेमेंट करनी होगी विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस. तो अगर इन केस अगर प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट डिसाइड करती है तो डिफेंडेंट जो है वो तो उसको गुड्स को देना ही पड़ेगा. तो ही कैन नॉट क्लेम कि मुझे अगर डैमेजेस होंगे जी मुझे नुकसान हो जाएगा. ही कैन नॉट पुट एनी क्वेश्चन ऑन दिस वर्डिक्ट डिसाइडेड बाय द कोर्ट. तो वंस व्हाट ही इज डू बट दैट ही इज बाउंड टू गिव द डिलीवरी टू द डिक्री होल्डर. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एज द कोर्ट में डीम जस्ट, कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है पेमेंट ऑफ प्राइस के रिगार्डिंग किसको कितना प्राइस देना पड़ेगा, राइट. अदर कंडीशंस ऑफ रिगार्डिंग द डैमेजेस, अगर किसी पार्टी को डैमेजेस हुए हैं तो डेफिनेटली वो डैमेजेस भी कोर्ट उसको डिसाइड कर सकती है एज ए डीम फिट, एज ए डीम जस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ में बी मेड एट एनी टाइम बिफोर द डिक्री मेड. और ये जो एप्लीकेशन है वो कभी भी जो है वो मेड कर सकता है, कोर्ट में लगा सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम कर सकते हो. 58 सेक्शन जस्ट इज अबाउट द फॉर क्लेमिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिफोर द कोर्ट कि आप मुझे ये डिलीवर कर दो, राइट. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम 59 सेक्शन की बात करें वहाँ पर ब्रीच रेमेडी दी है फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी के रिगार्डिंग, वारंटी के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स जब हमने सेक्शन 11 किया था, राइट, ऑनवर्ड सेक्शन किए थे, वहाँ पर हमने कंडीशनल वारंटी के रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कस किया था. हमने ये भी डिसाइड किया, हमने ये भी जो डिस्कस किया था कि कब जो है कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाएगा. एंड इन दैट कंडीशन इफ़ द पर्सन ट्रीट द कंडीशन एज ए वारंटी, तो वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो रेमेडी भी उसको प्रोवाइड की गई है जिसको अगर नुकसान हुआ तो. 59 सेक्शन इज़ इन रिगार्ड विद दैट क्वेरीज.
तो जो एसिक्वेटीज़ जो होती हैं उसके लिए 59 सेक्शन जो है वो बनाया गया था। तो 58 सेक्शन क्या है, रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी की रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा है कि वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय फाइल सेलर, ये जो सेलर की बात कर रहे हैं, और वेयर द बायर इलेक्ट और इज कंपेल्ड टू ट्रीट एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। जहाँ पर बायर उसको कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा है, जहाँ बायर को कंपेल किया जा रहा है कि आप इस कंडीशन को वारंटी ट्रीट करो, एंड दैट मीन्स दैट द बायर हैज़ नो राइट टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस। तो यहाँ पर अगर बायर को कंपेल किया जा रहा है और बायर इफ़ अदरवाइज वॉलंटरली इलेक्ट कि वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा है, तो बायर इज़ नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी इंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड। तो डेफिनेटली बायर फिर उस केस में गुड्स को रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता, बट ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस। तो इस केस में ये जो बायर है वो सेलर के अगेंस्ट वो डिफेंस ले सकता है कि भाई मैं ठीक है उसको ट्रीट तो करूँगा, अदरवाइज़ मैंने आपसे गुड जो क्लेम की थी वो मैंने 100 रुपीज़ की पर पीस मैंने आपको कहा था, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे काफ़ी जो कंडीशंस आपने पूरी नहीं की, लेकिन वो कंडीशन थी, मेरे पास राइट था, मैं उसको रिवोक कर सकता कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन मैं अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको रिवोक नहीं कर रहा, मैं उस कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा हूँ। तो डैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास राइट है कि मैं कम पैसे में आपसे वो गुड्स लूँ। तो सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस, और सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। तो सेलर जो है बेसिकली उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर और वर्ड लिखा है, दैट मीन्स यू हैव टू ऑप्ट वन थिंग, यू हैव टू इलेक्ट वन थिंग। आप दोनों में से एक ले सकते हो, या तो आप प्राइस कम करो या डैमेजेस क्लेम करो, यू कैनॉट चूज बोथ ऑफ द ऑप्शंस। Second clause of section 59 simply says the fact that the buyer has set up a breach of warranty in diminution or extinction of the price does not prevent him from suing for the same breach of warranty if he has suffered further damages। तो ये सेक्शन जो है बेसिकली सब क्लॉज 2 ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया कि अगर इन फ्यूचर अगर फर्दर डैमेजेस हुए हैं उस वारंटी को मतलब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करने के कारण, अगर फ्यूचर में कोई फर्दर डैमेजेस हुए हैं, तो दैट डज नॉट मीन दैट द बायर इज बार्ड। He has a right, he can claim in future also, अगर उसको फर्दर डैमेजेस हुए हैं उस कंडीशन को वारंटी ट्रीट करने की वजह से, तो he can file a suit। तो ये इंपॉर्टेंट था कि उसको फर्दर डैमेजेस अगर क्लेम करें तो वो भी क्लेम कर सकता है। तो 60 सेक्शन डील्स विद द रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। This is one of the most important section because in many times pre में number of times ये question put किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, और मेन में भी चांस है इनके आने के, लेकिन ज़्यादातर प्री में क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शन 60 की हेडिंग इज़ वेरी इट्सेल्फ क्लियर, द रेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करता है तो अपोजिट पार्टी के पास क्या राइट है। यहाँ पे वर्ड लिखा है वेयर आइदर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आइदर पार्टी चाहे वो सेलर चाहे बायर है, अगर वो रेपुडिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रीच कर रहा है बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन डिलीवरी उस दिन से पहले ही अगर कोई पर्सन ब्रीच कर रहा है, तो डेफिनेटली अपोजिट पार्टी आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग, जहाँ तक वो वेट करेगा कि भाई ठीक है जो हमने फ्यूचर डेट दी थी जिस दिन उसको परफॉर्म करना था हम तब तक वेट करते हैं, अगर उस दिन उसने परफॉर्म ना किया उसके बाद हम लोग सूट फाइल कर लेंगे। तो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको जहाँ तो आप वेट कर सकते हो, डेट ऑफ डिलीवरी के बाद आप सूट फाइल कर लो, जहाँ आप उस ब्रीच को ट्रीट कर लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड किया गया है, और आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है और मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड। डेफिनेटली अगर कोई पर्सन रेपुडिएट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ए ने रेपुडिएट कर लिया तो बी जो है वो उसको रिजाइंड मान के चलेगा और डायरेक्टली सूट फाइल कर देगा उसके अगेंस्ट द पर्सन हु एक्चुअली जो उसने रेपुडिएट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। Section 61 is further one of the most important for pre point of view. I'm not talking about कि यहाँ पर main point of view is very important, but pre point of view is very important. The section is very clear and very simple in language. It simply deal with the interest by way of damages and special damages. Word वहाँ पे लिखा कि nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where the law
law, interest or special damages may be recoverable. That means to say, in the whole act, if where the seller or the buyer has a right to claim the damages against the opposite party, किसी के पास भी अगर right है, चाहे वो seller है चाहे वो buyer है, कि वो damages claim कर सकता है, तो definitely वो interest भी claim कर सकता है. अगर मैंने being as a buyer I have to pay 10 lakh rupees to the seller but fail to pay that amount in a due date और ड्यू टाइम, देन डेफिनेटली अगर मैं 6 मंथ बाद वो पे कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो सेलर है वो 6 मंथ का जो डिले का जो वो इंटरेस्ट तो क्लेम करेगा ही करेगा. तो दिस सेक्शन इट ओनली डील्स विद द इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, राइट. तो डेफिनेटली वहाँ पर क्लियर लिखा है कि इन एनी केस वेयर बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में बी रिकवरेबल और टू रिकवर द मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन ऑफ द पेमेंट इज ऑफ इट हैज़ फेल्ड. यहाँ पर फेल हुआ है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम द इंटरेस्ट अलॉन्ग विद दैट अमाउंट. सेकंड क्लॉज इज वेरी क्लियर, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट में अवार्ड द इंटरेस्ट. अगर पार्टी हैज़ नॉट डिसाइडेड इन वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हाट हैपन इफ एनीबडी मेक द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं किया कि भाई अगर कोई ब्रीच करेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा उसको पेनल्टी लगाएंगे, ये उसका इंटरेस्ट होगा 2% 3% उसका इंटरेस्ट होगा, वो यू हैव टू पे दैट अमाउंट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस. जितना अमाउंट प्राइस आपने क्लेम करना है उसके अकॉर्डिंग वो जो कोर्ट है वो उस पर इंटरेस्ट खुद लगा देगा. To the seller in a suit by him, that means this here the seller is a plaintiff for the amount of the price, क्योंकि वो बायर से क्लेम करेगा कि मुझे प्राइस तो दे दो गुड्स का. तो कोर्ट में ऑर्डर की फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स, जब सेलर ने गुड्स दिए थे, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल, दोनों में से कोई भी डेट फिक्स कर सकती है कोर्ट. जहाँ तो जिस दिन आपका जिस दिन आपको गुड्स डिलीवरी किए थे उस दिन से कोर्ट क्लेम ऑर्डर कर सकती है कि आप उस दिन से इंटरेस्ट दो सेलर को. जहाँ फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल, जिस दिन प्राइस पे किया जाएगा उसी दिन भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप प्लीज़ इसको इंटरेस्ट भी दो इसके साथ. तो कैसे फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल, जिस दिन प्राइस पे करना था, क्योंकि वो हो सकता है डिसाइड किया हो पार्टी ने कि इस दिन भाई प्राइस पे कर दो. अगर प्राइस की डेट फिक्स की गई है तो उस दिन से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट. अगर प्राइस की डेट फिक्स नहीं की गई तो गुड्स जब डिलीवर की गई है उस दिन से इंटरेस्ट जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है. डी पॉइंट वहाँ पर लिखा कि सेलर की जगह बायर वर्ड यूज़ किया है कि अगर बायर इज़ अ प्लेंटिफ तो टू द बायर इन अ सूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस. अगर डेफिनेटली बायर ने पेमेंट कर दी और जो सेलर है उसने गुड्स डिलीवर नहीं की, या गुड्स जो डिलीवर की थी वो डिफेक्टिव थी जिसमें बायर का राइट था कि वो उसको रिजेक्ट कर दे, तो डिलीवरी को उसने रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट केस द बायर हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट फॉर टू रिफंड हिज प्राइज मनी. तो जो उसने पेमेंट की थी वो तो रिफंड करवाएगा ही कराएगा. अगर वो सेलर डिले कर रहा है तो डेफिनेटली जो कोर्ट है वो प्राइस के साथ रिफंड करने के साथ साथ कोर्ट जो है उसको कह सकती है सेलर को कि आप इसको इंटरेस्ट भी पे करो, राइट. ये इंपॉर्टेंट है. सो फ्रॉम द डेट ऑन विद द पेमेंट वॉज मेड, जिस दिन उसने पेमेंट की थी बायर ने एक्चुअल में, उस दिन से फाइनल जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक सेलर को यहाँ पर बायर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. How much interest the court may fix, it depend upon the circumstances, right. ये almost it is generally 6%, right. Then we have a chapter 7th, last chapter, that deals with the miscellaneous provisions of this act. So section 62 deals with the exclusion of implied terms and condition. exclude कर दिया भाई इस एक्ट में, जहाँ पर किसी को राइट, जहाँ पर किसी की ड्यूटी, जहाँ पर किसी की लाइबिलिटी फिक्स की गई है, तो डेफिनेटली वुड अराइज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ. इट में नेगेटिवेटेड, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सप्रेसली करके उस राइट, उस ड्यूटी, उस लाइबिलिटी को वे भी कर सकते हो, उसको वैलिड भी कर सकते हो, मतलब चेंज भी कर सकते हो बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट द्वारा. तो यहाँ पर कोई भी अगर बाय लॉ किसी को ड्यूटी फिक्स की गई है तो दैट मीन्स इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ इन बिटवीन द पार्टीज, दे मे अदर उसको निगेटिवाइड भी कर सकती है, दैट मीन्स उसको वेव भी कर सकती है, उसको वेरी भी कर सकती है. इट डिपेंड अपॉन द पार्टीज. तो वो यूसेज के अकॉर्डिंग भी चल सकता है. बोथ द पार्टीज आर बाउंड, वो बाइंड होंगी दोनों पार्टीज के रिगार्डिंग अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया होगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेकिन अगर वो राइट जो ड्यूटी और लायबिलिटी वो तभी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा अगर आपके पास एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, नॉट अदरवाइज. Otherwise, it is presumed that you have to follow the law.
although this law, this Sales of Good Act is made for the benefit of the parties, but the party is free to decide their conditions while making the contract. So while making the contract, they may waive some rights which are otherwise given by law. Section 63 is very simple. Reasonable time का क्वेश्चन का मतलब क्या है? Reasonable, what do you mean by reasonable time? तो reasonable time we cannot मतलब we cannot interpret its word. It almost depend upon the case of the circumstance of the case. Each case, हर केस के सर्कमस्टांसेस, हालात जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए रीजनेबल टाइम हर केस का वो डिफरेंट होगा. तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये भी प्रीमियम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा कहता है कि वेदर रीजनेबल टाइम, वेदर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ. तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस और द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस. दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूज दैट. दिस इज़ द एक्चुअल बेसिकली फैक्ट ऑफ द यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ. 64 सेक्शन ऑक्शन सेल. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर ऑफ टाइम्स प्री में क्वेश्चन आ चुका है. ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉर मेन पॉइंट ऑफ इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट द प्री पॉइंट ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 64 सेक्शन जनरली तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच सेक्शन डील विद द ऑक्शन सेल. तो सेक्शन 64 इज डील विद द ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल मीन्स एन ओपन सेल, राइट, पब्लिक सेल. हम कह सकते हैं कि पब्लिक के सामने जब सेल होती है वहाँ पर उनको राइट दिया जाता है, आप बिड कर सकते हो, आप बोली लगा सकते हो, आप ओपनली परचेज कर सकते हो. दैट इज़ ऑक्शन एक्चुअली मीन्स. तो यहाँ पर कोर्ट के हुक्मों के कारण, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी ऑक्शंस होती हैं, डिपार्टमेंटल भी ऑक्शंस करवा सकते हैं. तो यूजुअली तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोर्ट के थ्रू ऑक्शंस होती हैं, वो हम बात कर रहे हैं. तो इन द केस ऑफ अ सेल बाय ऑक्शन, अगर सेल बाय ऑक्शन हो रही है, सेल अगर बोली के अकॉर्डिंग हो रही है, मार्केट में उसकी बोली लगाई जाएगी, जो भी बोली सबसे हाईएस्ट लगाएगा उसको वो गुड्स दे दी जाएंगी. तो उसके रिकॉर्डिंग सेक्शन 64 है. फर्स्ट क्लॉज इट डील्स विद द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स. अगर गुड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर उनको पार्ट्स में सेल किया जाता है, लॉट्स में सेल किया जाता है, तो हर लॉट, ईच लॉट इज प्रीमा फासी डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो जब भी उसका सेल होगा तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा उसको. तो ईच लॉट इज डीम्ड टू बी द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो अगर मैं 5 लॉट्स में गुड सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर केस में, हर ऑक्शंस में, हर डेफिनेटली अगर मैं आज एक लॉट ऑक्शन कर रहा हूँ तो उसका बायर कोई अलग होगा, दूसरे में कोई और अलग हो सकता है. तो ये इसलिए यहाँ पे ये जनरल रूल है कि हर लॉट में वो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान के हम लोग चलेंगे. सब क्लॉज 2 वहाँ पे लिखा द सेल इज कंप्लीट अगर व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर. अगर ऑफिसर जो है, टू हुम वी कॉल द ऑक्शनियर, अगर वो हैमर जो है वो उसको नॉक करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उसी समय ऑक्शन कंप्लीट मानी जाएगी. जहाँ अदरवाइज कस्टमरी मैनर, अदरवाइज अदर वे भी हैं. अगर कस्टमरी मैनर कहता है कि अगर बाय बीट ऑफ ड्रम अगर आपको करना है, जहाँ आप माइक में अगर आप बोलोगे तो वो भी आप कर सकते हो. एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट, जो बिडर है वो अपनी बिड को वापस ले सकता है. मैं अपनी बोली को वापस ले सकता हूँ. लाइक सपोज मैंने बोली हाईएस्ट डाल दी कि सर मैं 10 करोड़ में ये सेल करूँ, मैं परचेज, आई एम विलिंग टू परचेज, तो मैं 10 करोड़ में वो उसको परचेज करने को रेडी हूँ. बाद में मेरा दिमाग है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा सर मैं वापस ले रहा हूँ, आई डोंट वांट टू परचेज. क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास राइट है, मैं उसको बिड को वापस ले सकता हूँ, क्योंकि अभी हैमर फॉल नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुई. तो ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड क्लॉज, a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller. तो सेलर भी वो बिड को रिजर्व कर सकता है, एंड द राइट इज़ गिवन टू द सेलर ऑल्सो. सो वे सच राइट इज़ एक्सप्रेसली सो रिजर्व. अगर वहाँ पर उसका सेलर का राइट रखा गया है तो बाय, बट नॉट अदरवाइज तो सेलर के पास राइट नहीं है. लेकिन अगर सेलर को राइट दिया गया है तो सेलर खुद, जहाँ सेलर के बिहाफ पे उसका एजेंट, वहाँ पे लिखा और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर एंड आफ्टर कंटेन्ड बिड एट द ऑक्शन, वो भी बोली लगा सकता है अगर एक्सप्रेसली सेलर को अलाउ किया गया. नॉट अदरवाइज, बीइंग एज अ जनरल रूल द सेलर इज नॉट जनरली, उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी ही वस्तु को सेल करने के लिए खुद बोली लगाए. बट अदरवाइज अगर उसको स्पेशली अलाउ किया गया है, अगर उसका राइट रिजर्व रखा गया तो डेफिनेटली उसको हम लोग राइट दे देते हैं.
डेफिनेटली फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर द सेल इज़ नॉट नोटिफाइड द सब्जेक्ट टू राइट टू बिड ऑन बिहाफ द सेलर। अगर सेलर का मतलब अगर नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं कि भाई सेलर का राइट है यहाँ पे रिजर्व या नहीं रहा है, तो इट इज शैल नॉट बी लॉफुल, वहाँ पर सेलर जो है वो बिड नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्लॉज में वहाँ पर लिखा गया कि अगर सेलर को आपने अलाउ करना तो वो एक्सप्रेसली करो, आप एम्प्लाइड नहीं कर सकते। तो अगर फोर्थ क्लॉज यही बात डील कर रही है कि अगर सेल में एक्सप्रेसली वो नहीं लिखा कि हाँ भी उसका सेलर का राइट है या नहीं है, तो हम लोग प्रज्यूम करके चलेंगे कि सेलर लॉफुली बिड नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई एजेंट और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन, ना वो सेलर किसी को एम्प्लॉय कर सकता है बिड के लिए, और फॉर द ऑक्शनर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर, ना ही वो ऑक्शनर है वो सेलर से वो बिड ले सकता है कोई और एनी सच पर्सन से। एंड एनी सेल कॉन्ट्रावेंटिंग दिस रूल, अगर बिना बोले बिना उसको और अलाउ किए अगर सेलर जो है वो बिड करता है, तो अगर वो फ्रॉडेंटली वो परचेज कर रहा है, तो डेफिनेटली जो इसको इसके रिगार्डिंग एनी सेल कॉन्ट्रावेंटिंग दिस रूल में बी ट्रीटेड एज फ्रॉडेंट बाय द बायर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलर जो है वो प्राइस ऊपर करने के लिए बिड दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सप्रेसली आपको अलाउ नहीं किया गया तो आप ऐसे अगर आप बिड कर रहे हो तो वो अगर फ्रॉड है तो बायर वो उसको गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। द सेल में भी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस, तो जब भी ऑक्शन होती है तो उसमें जो रिजर्व्ड प्राइस है वो हमेशा रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप जीरो प्राइस से स्टार्ट करते हो, उस गुड्स की हमेशा रिजर्व प्राइस तय की जाती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर जितना मर्जी आप अमाउंट दे सकते हो, लेकिन उससे कम बिड नहीं एक्सेप्ट की जाती। सिक्स क्लॉज इज द सेलर मेक्स यूज ऑफ द प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस। अगर आप जानबूझ के किसी पर्सनस को वहाँ पर बिड करने के लिए कहते हो जिससे प्राइस अप हो जाए, तो सेल जो है वो वॉइडेबल मानी जाती है एज द ऑप्शन ऑफ द बायर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, द सेल इज कंसिडर्ड एज अ वॉइडेबल, ठीक है, at the option of the buyer when the seller make use the pretended bidding to raise the price। important section 64 जो है वो ऐड किया गया था, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस टू बी एडेड और डिडक्टेड। मैं आपको यहाँ पर जनरली आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने आज गुड सेल करनी थी जिसका अमाउंट था, मेरे ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एट द टाइम ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर उस गुड्स पे कोई टैक्स ही नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई आज से इस पर 10% टैक्स लगेगा। अब 10% जो है वो सेलर तो अपनी जेब से देगा नहीं, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बायर, तो सेलर जो है वो प्राइस को अप कर देगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो डिक्रीज होगा, टैक्स कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी कम हो जाएगा गुड्स का। मैंने अगर आज 20% टैक्सेस लेना है तो डेफिनेटली मैं उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग बोलूँगा, अगर टैक्सेस कम हो गए तो डेफिनेटली प्राइस भी तो कम होगा ना। तो सेक्शन 64 डील कर रहा है अनलेस अ डिफरेंट टेंशन पे फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट ऑफ एनी टैक्स ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सब सेक्शन 2। सेक्शन 2 में दिया हुआ है कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। बीइंग इम्पोज, इंक्रीज, डिक्रीज, लिमिटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, जिसमें गुड्स में आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो या रिमिट कर रहे हो आफ्टर मेकिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद टैक्स इंक्रीज हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है जी। फॉर द सेल और परचेज ऑफ सच गुड्स विदाउट स्टिपुलेशन एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर टैक्स वॉज नॉट चार्जेबल एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चार्ज नहीं किया जाता था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बाद में उसने गवर्नमेंट ने टैक्स उस पर चार्ज करना शुरू कर दिया, और फॉर द सेल उसके बाद या परचेज के रिगार्डिंग टैक्सेस जो है वो बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट ए, if such imposition or increase to take effect from the tax or increase tax as the case may be or any part of such tax is paid or is payable, the seller may add so much or to the contract price। अगर आज 10 रुपये की चीज़ है, अगर 1 रुपया टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो चीज़ 11 की हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो सेलर है वो मे ऐड सो मच टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वो ऐड कर देगा। लेकिन अगर वो डिक्रीज हो गई तो डेफिनेटली बायर उसको कह सकता है कि भैया आप डिडक्ट करो, बी पॉइंट में द बायर में डिडक्ट सो मच फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज विल बी इक्वल टू द डिक्रीज ऑफ टैक्स। जब जैसे ही टैक्स डिक्रीज होगा तो भाई आपको तो टैक्स उसके प्राइस कम करना पड़ेगा। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 अप्लाई टू द फॉलोइंग टैक्सेस नेमली एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम। डेफिनेटली अगर गुड्स यहाँ पर हम लोग लेके दिल्ली से आएंगे तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, क्या अदर टैक्सेस जो हम लोग गुड्स पे देते हैं, वहाँ पे लिखा था ना गुड्स पे हमेशा इंक्लूडिंग टैक्स और जो वो भी है, तो वहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है। अगर टैक्स बाद में कम हो गए तो वो कम करना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। The last section of this session, the 66, saving nothing in this act or in any repeal affected thereby shall affect to or deemed to be affect A, B, C, D, E. A,
एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी ऑलरेडी एक्वायर्ड। इस एक्ट से पहले अगर कोई राइट, कोई टाइटल, कोई इंटरेस्ट, कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी थी तो इस एक्ट में उसको सेव किया गया है। तो एक्ट होने से पहले, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले अगर जो राइट ऑलरेडी एक्वायर हो चुके थे वो एज इट उनको सेव रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइटल को सेव रखा गया है, इंटरेस्ट को सेव रखा गया है, ड्यूटी भी एज इट, लायबिलिटी भी एज इट उसको सेव रखी गई है। लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट, टाइटल, इंटरेस्ट उसको भी सेव रखा गया है। लीगल राइट, लीगल प्रोसीडिंग, बी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग की बात की है, लेकिन की किसके रिगार्डिंग है? उस टाइटल के रिगार्डिंग, उस राइट के रिगार्डिंग, उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, उस ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग, उस लायबिलिटी के रिगार्डिंग, उसको भी सेव किया गया है जो कमेंसमेंट से पहले एक्वायर की गई थी राइट्स। सी, एनीथिंग डन और सफर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले कोई भी अगर आप एक्ट कर रहे हो वो तो फिर सेफ है क्योंकि वो तो एक्ट से पहले है, तो उस पर तो इफेक्ट करेगा नहीं ये एक्ट। डी, एनी इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड विच इज नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले अगर कोई लॉ था जिसको स्पेसिफिकली इस एक्ट में रिपील नहीं किया गया तो डेफिनेटली वो तो प्रोविजन आज भी अप्लाई होगी। ई पॉइंट, एनी रूल ऑफ लॉ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, अगर कोई भी रूल ऑफ लॉ है जो इस एक्ट को जो ब्रीच नहीं कर रहा, कॉन्ट्रावेंट नहीं कर रहा, वायलेट नहीं कर रहा, तो वो अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी रूल ऑफ अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्लॉज इट सिंपली से द रूल ऑफ insolvency relating to the contract for the sale of goods shall continue to apply thereto notwithstanding anything contained in this act। the rule of insolvency वो as usual अप्लाई होगा क्योंकि कोई भी पर्सन अगर डेफिनेटली इंसॉल्वेंट होता है उसके रिगार्डिंग जो है वो रूल ऑफ एज इट ही अप्लाई होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इंसॉल्वेंट इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, वो इस एक्ट में कंप्लीट नहीं होता, तो वो अलग है, तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। इवन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट की जो प्रोविजन है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच इज इंटेंडेड टू ऑपरेट बाय वे ऑफ मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज और अदर सिक्योरिटी, क्योंकि इस एक्ट में सिर्फ सेल के बारे में बात की गई है। मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होंगी। तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट अप्लाई ऑन मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज और अदर सिक्योरिटी, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, यहाँ पर सेल्स की बात की गई है। तो डेफिनेटली इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन मॉर्टगेज पे कैसे अप्लाई हो जाएंगी, प्लेज पे कैसे अप्लाई हो जाएंगी, चार्ज पे कैसे अप्लाई हो जाएंगी, अदर सिक्योरिटी पे कैसे अप्लाई हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और ये हमारे फाइनल जो हमारे सेक्शंस थे, हमने सेक्शन 66 लास्ट जो हमारा सेक्शन था वो उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो दिस इज गाइज ऑल, आज हमारा सेल्स ऑफ जो गुड्स एक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर आप देखने के लिए, और मैंने अपना जो सेल्स ऑफ गुड है उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमारी जो उसको कंप्लीट करने की, अब हम दोनों एक सब्जेक्ट इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, CRPC एंड द IPC। थोड़ा सा टाइम में फ्री जाऊँगा, थोड़ा सा काम है बस, उसको फ्री करने के बाद हम लोग कॉन्टिन्यूसली IPC और CRPC स्टार्ट करेंगे। दो मेजर सब्जेक्ट, टाइम हमारे पास हुआ होता है, ईजिली हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डीपली करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप देखते रहो, शेयर करते रहो। IPC और CRPC वेरी सून आपके सामने होंगे। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। प्लीज़ शेयर करते रहो, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, हम लोग फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ते क्योंकि द चैनल इज़ फॉर यू पीपल, ये आपके लिए बनाया गया है, यहाँ पर फॉर्मेलिटी की तो कोई जगह ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।